इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। अशोक श्रीवास्तव बीते 24 घंटे से लगातार देश में माफिया मुख्तार को लेकर चर्चा और बहस चल रही है। इस वक्त खबर यह है कि माफिया मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उसकी जो बॉडी है उसको गाजीपुर रवाना कर दिया गया है, जहां पर कल उसे दफनाया जाएगा। लेकिन कल से जब से यह खबर आई है तब से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस पूरे मसले पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। चर्चा किस लिए हो रही है? चर्चा इस बात पर हो रही है क्योंकि माफिया मुख्तार के परिवार का आरोप था कि उसको धीमा जहर दिया जा रहा है। इसलिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या जो वहां डॉक्टर का वर्जन हो या पुलिस का वर्जन हो, वो सब बेकार है। यह कहा जा रहा है कि एक संस्थागत हत्या की गई है। सोचिए, जो खुद हत्यारा हो उसकी मौत पर इस देश में किस तरह का मातम मनाया जा रहा है। और यह मातम पूरा समूचा विपक्षी पार्टियां जो है पूरा विपक्ष मना रहा है। वो इंडिया अलायंस, वो इंडी गठबंधन के नेता जो संदेश खाली पर चुप थे, संदेश खाली की महिलाओं के उत्पीड़न पर चुप थे, आज वो एक माफिया की मौत पर छाती पीट रहे हैं। जिन्होंने संदेश खाली की महिलाओं के लिए इंसाफ नहीं मांगा, आज वो एक हत्यारे के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और इंसाफ भी क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांगना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप अपने नैरेटिव को सबसे ऊपर रखकर अपने झूठ को चला करके उस माफिया का महिमा मंडन कर रहे हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ साथ इसके आरजेडी, ये तमाम पार्टियां जिस तरह से इस माफिया की मौत पर छाती पीट रही हैं, उसको लेकर आज चर्चा होनी ही चाहिए। क्योंकि देश को मालूम होना चाहिए माफिया मुख्तार कैसा था, उसका आतंक कैसा था, और आज जो उसके लिए छाती पीट रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है। ये समझना देश के लिए जरूरी है। और बड़ी बात जानते हैं क्या है? एक बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं जी जेल में जहर दे दिया मुख्तार अंसारी को, इंसाफ की हत्या हो गई। उनमें इमरान मसूद जैसा वो व्यक्ति है जो वीडियो पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, वो आज इंसाफ की बात कर रहा है, वो भी किसके लिए? माफिया के लिए। और जानते हैं, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता ये सब कुछ कह रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम वो अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय से कैसे आंखें मिलाएंगे। और मुझे नहीं मालूम अजय राय आज कहां हैं, उनका बयान क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वो अजय राय हैं जिनके भाई अवधेश राय को इसी माफिया मुख्तार ने गोलियों से भून दिया था। सोचिए, राजनीति जो है वो नेताओं से क्या क्या करवाती है। वो अजय राय जो माफिया मुख्तार के खिलाफ गवाही दी, जिन्होंने कहा कि हां मेरे भाई को माफिया मुख्तार ने मारा है, आज वो अजय राय अंडरग्राउंड है। और आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे हैं कि माफिया की तो हत्या कर दी गई। दो टूक में आज माफियाओं के महिमा मंडन पर कुछ सवाल पूछेंगे। तीखे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज ये सवाल पूछने जरूरी हैं। इससे पहले कि इन सवालों पर आए, जरा इसको लेकर आज जो तमाम दिन भर जो बयानबाजी चलती रही, जरा उसको भी सुन लीजिए। मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था।
तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए न्यायालय को इसमें सही रुचि लेना चाहिए। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई के तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों को प्रेशर बनाया। जब कुछ नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। ये लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन्होंने संरक्षण दिया अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो कुछ भी बयान देते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। कोई अगर डॉन है, उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है इनकी मौत के बारे में। इनकी मृत्यु ने जो पूर्वांचल है उसकी राजनीति में काफ़ी उथल पथल की है। वो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के अभियुक्त थे। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के भाई की हत्या के अपराधी थे, और गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते आते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चाहे वो इलाके मऊ रहे हों, आजमगढ़ रहा हो, बलिया रहा हो, गाज़ीपुर रहा हो या आसपास के इलाके रहा हो, वो हमेशा जो है उन इलाकों को जो है वो कामरेडों का गढ़ कहा जाता था। वो कामरेडों का गढ़ जो है वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया? इस हकीकत को, इस इतिहास को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। जहाँ तक सवाल है, इसमें वहाँ के प्रशासन ने इस बारे में अपनी बयान दिया है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तरह की बयानबाजी हो रही है, और सवाल तो यही है कि जब जब कोई माफिया मरता है विपक्ष में मातम क्यों मनता है। लेकिन इससे पहले मैं आज के मेहमानों के पास जाऊं, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पीयूष राय जुड़ रहे हैं, जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बेटे हैं। और पीयूष राय 17 साल के थे जब इनके पिता और उनके पूरे पिता के साथियों पर 500 से ज़्यादा गोलियां बरसा करके इस माफिया मुख्तार ने, इसके गैंग ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और बेरहमी कितनी थी उसको मैं बता भी नहीं सकता। मरने वालों पर जो है, मरने के बाद इतनी गोलियां चलाने के बाद गाड़ियों के बोनट पर चढ़कर एक एक व्यक्ति को पास से पॉइंट ब्लैंक 5-5 गोलियां और मारी गई। और उसके बाद क्या कुछ इन्होंने दहशतगर्दी की, मैं यहां बताना नहीं चाहता। लेकिन मेरे साथ पीयूष राय जी हैं। पीयूष राय जी, ये जो पूरी घटनाक्रम है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
जी नमस्कार अशोक जी। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने डीडी न्यूज के व्यूअर्स के सामने मुझे आपने बोलने का मौका दिया। अशोक जी बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष की बात है कि बाबा गोरखनाथ और बाबा विश्वनाथ के दरबार से ऐसे अपराधी के खिलाफ एक ऑर्डर पास हुआ है उनके न्यायालय में, और जिसका अंत एक आतंक के पर्याय बने एक ऐसे अपराधी का कल हम लोगों ने अंत देखा, जो कि पूर्वांचल में आज से नहीं करीब 20 दशकों से, करीब 2 दशकों से, जिसमें अपने आतंक के दम पे वहां पे 20 से अधिक हत्याएं और 15-20 से अधिक अपहरण का मुकदमा था। करीब टोटल 65 मुकदमे इनके ऊपर थे, और ये केवल और केवल जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनके द्वारा एक पोषित माफिया था, और उनके ही संरक्षण में एक छोटा सा गुंडा इतना बड़ा माफिया बन गया, जो कि आज एक आतंक का पर्याय बना हुआ था पूर्वांचल के लिए, और जिसका मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की कचहरी हो और चाहे देश की कचहरी हो, न्यायपालिका हो, उसमें तो कई जुर्मों की सजा इसको दी, उधर भगवान के भी कचहरी में उसका कल बही खाता समाप्त कर दिया गया। पीयूष जी, मैंने कहा कि जो आतंक जिस तरह की बर्बरता इन्होंने दिखाई थी उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो कहानी सब जानते हैं, और ये भी लोग जानते हैं कि पूरे पूर्वांचल में किस तरह का आतंक इस माफिया का था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, और इस वक्त जो राजनीति हो रही है वो भी हम सब देख ही रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी माता जी और आपके जिस तरह के बयान है, आप लोगों ने कहा कि भाई होली दिवाली आप लोगों के लिए इस तरह, और आप अकेले आप नहीं हैं, जिन जिन लोगों पर इसने अत्याचार किए थे, जिन जिन लोगों की हत्याएं की थी, उन सब परिवार ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपके पिता की हत्या के बाद आपकी मां ने, आपके परिवार ने इंसाफ के लिए किस तरह से संघर्ष किया था? क्योंकि हम आज तो देख रहे हैं, आज इस माफिया की मौत के बाद, जो कि स्वाभाविक मौत है, उस पर तो बड़े छाती कूटी जा रही है, लेकिन जब आपके पिता की हत्या हुई थी तब आप लोगों को इंसाफ के लिए यही लोग जो आज इस माफिया के लिए छाती पीट रहे हैं, इन्होंने आप लोगों को इंसाफ के लिए कैसे कैसे दर ठोकरे खाने पर मजबूर किया था। मैं चाहता हूं उसके बारे में थोड़ा देश को बताइए। जी देखिए, आप मसूद जी, आपकी बातें 100% सही है। आज इनके परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की, आज इनके परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अपने सामने वो किया। उस समय हम लोगों ने भी एक छोटी सी न्यायिक जांच की मांग की थी। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, और सोचिए उस समय की सरकार कितनी निष्ठुर थी कि उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया था और कहा कि मेरी पुलिस सक्षम है इस जांच को करने के लिए। और आप इस चीज को समझिए कि जिस पुलिस ने जब ये हत्या हुई और जिस पुलिस ने अपना पूरा वायरलेस सिस्टम बंद कर रखा हो पूरे जिले का, तो ये सोचने वाली बात है कि उस पुलिस के द्वारा क्या न्याय मिल सकता था, ये हम और आप सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे माफियाओं के अंदर उतना कलेजा नहीं होता है कि वो किसी की हत्या कर सकते जब तक किसी सरकार का उनको प्रोटेक्शन या उसके पोषण न मिला हो या संरक्षण ना रहा हो। और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार का पूरा संरक्षण ऐसे माफियाओं को था, और मुख्तार अंसारी ऐसे ही संरक्षण के बल पे जो गवाह थे हमारे पिताजी की, उनकी हत्या हो चाहे उनके बच्चों का अपहरण हो, ऐसे कृत्य भी किया, और सरकारी महकमा पूरा लग गया ऐसे लोगों को गवाहों को डराने और धमकाने में। और मैं एक बात के लिए आपको अशोक जी थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि इस लड़ाई में जो हमने और हमारी माता जी ने 19 साल लड़ा, इसमें केवल पीड़ित परिवार ही लोग नहीं थे कि इस लड़ाई में मेरे साथ, इस लड़ाई में वो परिवार भी साथ थे जिनको एक आशा थी कि शायद हमारी माताजी या हमारे ही बहाने इस माफिया का एक आखिरी अंत हो सके और इस पूर्वांचल से इसका पूरा विनाश किया जा सके। निश्चित तौर पे जब 2017 में 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, या 2017 में पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही अपराधियों के खिलाफ और जो उनके सख्ती उनके पे की गई, उसका नतीजा रहा कि गवाहों के मन में एक आत्मबल आया, उनको सुरक्षा दी गई, उन्होंने गवाही की। और मेरे ही पिताजी के केस में जो ये 2019 में बरी हुए थे सीबीआई कोर्ट से, वही एमपी एमएलए कोर्ट में इनको 7 साल की सजा और इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई। और वही एक अलग मामला था जो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय जी के भाई थे अवधेश राय जी, उनकी हत्या में इसको आजीवन कारावास हुआ। तो ये तभी मेरे हिसाब से ये तभी हो पाया है
जब एक भयमुक्त समाज का निर्माण प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक ऐसे समय का बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धमका नहीं सकता है, कोई भी अपराधी किसी भी गवाह को, किसी गवाह के परिवारजनों को धमकाना, उसको अपहरण करना, उसकी हत्या नहीं कर सकता है। आज उसी का नतीजा रहा कि उसको सजा भी मिली न्यायपालिका से, और अंततोगत्वा मेरा मानना है कि जो हम लोगों का संघर्ष रहा, जो पीड़ित परिवार मेरे साथ आज इतने दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह जी हो, चाहे मेरा परिवार रहा हो, चाहे मऊ दंगे के जो कई लोग थे, वो परिवार जो शुरू से हम लोगों के साथ इस 19 साल तक रहा, आज उनको बस इसी बात का खुशी है। कल रात सब ने मतलब दिवाली पूरे, मैं अपने क्षेत्र में था मोहम्मदाबाद, वहां रात भर लोगों ने पटाखे छोड़े, मिठाइयां बांटी, आचार संहिता लगी हुई है, सबको उसका जरूर ध्यान है, लेकिन लोगों ने खूब दिवाली मनाई। मैं सुबह 5 बजे वहां से निकला क्योंकि हमें यहाँ काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करना था माता जी के साथ। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोगों में बहुत उत्साह थी, बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सरकार की पूर्ववर्ती सरकारों के नतीजे रहे, जो संरक्षण रहा है, उसी से ये माफिया बने और ऐसे माफिया बने। और ये चेंज जो हम लोग देखा है, जो नेक इरादों की सरकार, इन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने वाली सरकार का नतीजा रहा। इन माफियाओं को सजा मिली और अंततोगत्वा बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी इनको इनके बही खाते का फाइनल हिसाब कर दिया गया। बिल्कुल, इनके बही खाते का फाइनल हिसाब होगा। और कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ऊपर वाले की लाठी जब चोट करती है ना, तो फिर वो पता भी नहीं चलता, वो दर्द बड़ा गहरा होता है। ऊपर वाले की लाठी सब देखती है, भगवान सब देखता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी माता जी काफी कम उम्र थी, 17 साल की उम्र थी जब मेरे पिताजी गुजरे, तो कभी कभी मैं हताश हुआ करता था जब हम लोगों को कई जगह ये लगता था कि ये किस तरीके से गवाहों को प्रताड़ित कर रहा है। तो मेरी माता जी कहती थी कि जो न्यायपालिका की सतत प्रक्रिया है उसको करते रहो, वो हम लोगों की जिम्मेवारी है। और मैं उस समय शुक्रगुजार हूँ उस समय के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, चाहे मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, या अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी की, रविशंकर प्रसाद जी की, मैं बात करूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी की। एक परिवार के इतने छोटे से सदस्य का उन लोगों ने इतना ध्यान रखा, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे माता जी हैं, और ये ध्यान इस तरीके से रखा गया। मैं उस समय के गोरखपीठ के महाराज अवैधनाथ जी का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने एक परिवार की तरह एक शिक्षा मुझे उस समय दी थी। जब मैं 2006 या 7 में उनके यहाँ दर्शन करने गया था गोरखपीठ, तो उन्होंने एक ही बात मुझसे और मेरी माता जी से कहा कि समय का पहिया गोल होता है, कभी तुम्हारी बारी कभी उसकी बारी, अब अपनी बारी का इंतजार करो और जो न्यायपालिका का सतत प्रयास है उसको करते रहो। तो मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि देखना, न्यायपालिका से हमें जरूर विजय मिलेगा, और न्यायपालिका से कहीं चूक हो गई तो निश्चित तौर पे भगवान की लाठी से जो आवाज आएगी वो गूंज पूरे देश में गूंजेगी। और मैं वही चीज आज मेरे कान में हमेशा वो याद आता है। जब कल मैंने ये सुना, मैंने अपने माता जी से केवल एक ही चीज कहा, घर पहुंचा जब मैं, तो मैंने माता जी से सुबह ये कहा कि अम्मा वो गूंज बहुत बड़ी हुई है और पूरे देश आज इस गूंज को सुन रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज दर्शन भी करने गए, और निश्चित तौर पे ये गूंज मुझे लगता है कि आने वाले कई दिनों तक गूंजती रहेगी। पीयूष जी, आपकी सच बताऊं, आप जब ये सब कुछ बता रहे थे तो मैं बड़ा भावुक हो गया। मेरे लिए भी थोड़ा अभी ये मौका ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि कहीं मैं भी आप लोगों की कहानी सुनकर मैं रो ना दूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पर मुझे अभी पूरा शो संभालना है, तो इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। लेकिन आपको, आपकी माता जी को मेरा बहुत प्रणाम है, और उन सब लोगों को जिन्होंने इस इंसाफ की लड़ाई लड़ी, इस मुश्किल समय में सब खड़े रहे, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर पूरे देश का सिस्टम ही बेकार हो जाएगा, पूरा देश जो है माफिया राज बन जाएगा। अगर आप जैसे कुछ लोग जो हैं खड़े नहीं होंगे, संघर्ष नहीं होंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अपनी माता जी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अशोक जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। तो पीयूष राय जी जुड़े थे मेरे साथ, जिनके पिताजी के साथ जो कुछ हुआ मैंने कहा, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो विभत्सता थी मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं कि जो कुछ उस समय किया गया था। लेकिन चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ 5 मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। प्रकाश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के प्रकाश सिंह जी।
पुलिस मामलों में जाना पहचाना नाम है, पुलिसिंग का जाना पहचाना नाम है। मेरे साथ अभी मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जल्दी अशोक यादव जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मेरे साथ सैयद जवाद जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्वांचल की राजनीति पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहीं पर इनका मतलब पढ़ाई वढ़ाई इनकी वहीं जन्म हुआ, तो इसलिए वहाँ की राजनीति और वहाँ जो आतंक रहा, माफिया का आतंक, उस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी काफ़ी उससे परिचित हैं। सौरभ दुबे जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सैयद जवाद, जब जब माफिया मरता है विपक्ष में मातम क्यों मनता है? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। और मैं आपको एक मिनट रोक दूं क्योंकि सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं, एक खबर आ गई है मेरे पास, एक बड़ी खबर है, वो सिर्फ बता देता हूं, फिर उसके बाद वो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कहा है कि वो बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में या कहीं भी इस माफिया को शहीद बताएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये शहीद नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि जो भी इस माफिया को शहीद बताएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बोलिए। जी हाँ, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। माफिया मुख्तार को शहीद बताने वालों पर होगी कार्रवाई, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐलान किया है, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से जो है माफिया का महिमा मंडन करने में लगे हैं, इसलिए इसको शहीद बताने वालों पर कार्रवाई होगी, ये पुलिस ने, यूपी पुलिस ने कहा है। जी सैयद जवाद, जब जब माफिया मरता है विपक्ष में क्यों मातम मनता है? अशोक भाई देखिए क्या है, एक उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल ये होते हैं कि पुलिस कस्टडी के अंदर और खासतौर से आपको न्यायिक कस्टडी के अंदर जो हत्याएं जिस तरीके से हो रही हैं वो तो जग जाहिर है, और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर अभी आपने जो बताया एक ट्रेंड और भी चल रहा है। वो ट्रेंड ये चल रहा है कि इससे पहले रमजान के अंदर शहाबुद्दीन साहब हो गए, फिर इससे पहले वाले रमजान के अंदर जो है आपके अतीक अहमद हो गए, और इस रमजान के अंदर मुख्तार अंसारी हो गए, और आने वाले में आजम खां का नाम और तमाम जगह के नाम भी लोग चला रहे हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस प्रशासन निगरानी रख रहा है या नहीं रख रहा? कर रहा है, ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है और पुलिस ने कहा है कि इस पर एक्शन होगा। सुनिए एक्शन तो देख ही रहे हैं हम क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस चीज का शासन है। ना कोर्ट का शासन चल रहा है, ना कानून का शासन चल रहा है। जो मर्जी सरकार की आती है वो सरकार चला रही है। आपने एक पक्ष सुनाया और मुझे सहानुभूति है, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको मुख्तार अंसारी साहब की भी फैमिली की बाइट लगाना चाहिए, उनकी फैमिली की भी लगानी चाहिए, बिल्कुल उनके बेटों से भी बात करना चाहिए, उनके फैमिली मेंबर से बात करना चाहिए। आपने एक पक्ष दिखाया, दोनों पक्ष, ताकि जनता भी समझती, और वो उनकी फैमिली आज की सांसद कौन से बेटे का, सियासत में नहीं, कौन से बेटे का और कौन सी उनकी पत्नी का। मैं सोच रहा था उनकी बाइट, सुनिए मैं सोच रहा था अरे मेरी बात सुनिए, मैं सोच रहा था उनकी, अरे मैं बता रहा हूं आपने, मैं उनकी पत्नी का बाइट लगाने की सोच रहा था, लेकिन उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं कि वो फरार हैं। उनका बेटा मैं सोच रहा था वो जेल में है, उनका एक बेटा जो कितने मामलों में जेल में, पूरे परिवार की हिस्ट्री शीट भरी हुई है, हिस्ट्री शीट भरी हुई है। कम से कम ये काम जो है, आप जाइए किसी प्राइवेट चैनल पर जाइए, उनका महिमा मंडन कीजिए, लेकिन कम से कम मैं अपने शो में साफ कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बात कही, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं अपने शो में मैंने विपक्ष के सब लोगों की बाइट लगा दी, सबकी बाइट लगा दी विपक्ष में, लेकिन मैं अपने शो में कम से कम किसी माफिया का महिमा मंडन, उसके परिवार का माफिया मंडन, महिमा मंडन, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली हो, हजारों लोगों के परिवार, मैं अपने शो में ऐसे किसी माफिया का महिमा मंडन नहीं करूंगा। आपको करना है तो आप अपनी ओर से बोलिए, आप उनका पक्ष लेना लीजिए, लेकिन आप मुझे मत बताइए कि मैं उनकी बाइट लगाऊं। अब आप अपनी बात बोलिए। मैं तो संविधान का पक्षधर हूं और उसी का पक्ष लेता हूं। अच्छा, सही बात बोलता हूं। और जिन लोगों को संविधान से, कोर्ट से, अदालतों से नफरत है, वो फैसला चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर, वो नहीं चाहते देश संविधान से चले। क्या आप देखिए, एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। मैं सुबह से मीडिया देख रहा हूं और तमाम जगह पे देख रहा हूं। आपको पता है कि इस देश के अंदर कानून, अदालतें हैं फैसला देने के लिए, सजा देने का काम कोर्ट का होगा, अदालतों का होगा। सरकार अपने देश में अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेगी। सैयद जवाद, चले जाएंगे। सैयद जवाद बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनिए सैयद जवाद, एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात मुझे तकलीफ, सुनिए सर, सुनिए, मैं तो आप ही की बात पर आ रहा हूं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपने जो कहा, बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूं, ये देश संविधान से चलना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और संवैधानिक व्यवस्था में
जब किसी की मौत होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया फॉलो हो रही है। उस प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया गया, विसरा सुरक्षित रखा गया। अब रुकिए मेरी बात, मैं आता हूं, रुकिए, मैं अभी आता हूं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। देखिए यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। 2 मिनट आपने नहीं सुना, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। अभी आप संविधान की बात कर रहे थे, मैं संविधान को बताने लगा तब आपको तकलीफ होगी। इस संविधान के तहत देश में कानून व्यवस्था होती है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, जिसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी वहां की पुलिस की है, प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन ने वहां अपना काम किया, डॉक्टरों ने अपना काम किया, एक रिपोर्ट दी, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट आप नहीं मानेंगे। कल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, वो आप नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या होगा, विसरा रिपोर्ट आएगी, वो नहीं मानेंगे। फिर अदालत भी, क्योंकि इसकी न्यायिक जांच का भी आदेश हो गया, न्यायिक जांच होगी, वो भी आप नहीं मानेंगे। क्योंकि अभी आपने कहा अदालतें काम नहीं करती, अभी आपने कहा पुलिस काम नहीं करते। तो संविधान कानून वही है जो सैयद जवाद अपनी जेब में डाल के घूम रहे हैं। दिक्कत ही है। अभी सुन लीजिए, आप जेब में डालते हो, हम सर आपने अपनी जेब में डाल रखा, मैंने तो संवैधानिक प्रक्रिया बताई। हाँ, अब आपको बता दूं, उससे पहले एक लेटर है जो पब्लिक डोमेन के अंदर है, उन्होंने किन किन लोगों का नाम लिया है। किसका लेटर है ना, किसका लेटर है, किसका लेटर है, बताइए ना, बताइए किसका लेटर है, किसका लेटर है, किसका लेटर है, बताइए। अरे सर बताइए ना किसका लेटर है, बताइए। उन्होंने कहा अभी, अब सुन लीजिए, बताइए। अरे नाम बताइए किसका लेटर है, जब बात है सुन लीजिए, नाम बताइए ना बाबा, किसका लेटर है। अरे भैया क्या नाम बताइए सर, अरे नाम बताइए ना किसका लेटर है। सर मैं नाम पूछ रहा हूँ, गजब आदमी सुनने में तैयार है। अरे आपने कहा एक लेटर है, मैं पूछ रहा हूँ किसका लेटर है। अरे गजब बात, उनके साहबजादे की बात में अभी जो रिकॉर्डिंग आ रही है, उन्होंने लिखित में किसका लेटर है सर, भाई नाम बताइए सर। साहब के दिया गया है एग्जैक्टली, उनको जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ओके ओके ओके, स्लो पॉइजन देने की बात करेंगे। ओके, जरा हर्षवर्धन जी को लाइए, हर्षवर्धन जी के पास मैं आ रहा हूं, उसके बाद में प्रकाश जी। पॉइजन देने की बात, हाँ ओके, रुकिए, आपने कह दिया, मैं हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं। देखिए है क्या, अभी हम संविधान की बात करते हैं। अभी मैं क्यों कह रहा हूं संविधान, ये लोग डिसाइड करेंगे संविधान क्या होता है। उस संविधान में मुख्तार अंसारी की चिट्ठी, जो कि 8-8 7-7 मामलों में उसकी चिट्ठी सब कुछ है, लेकिन पुलिस का वर्जन और डॉक्टरों का वर्जन वो कचरा है, वो कचरा है। लेकिन मुख्तार अंसारी एक अपराधी, हत्यारा, एक माफिया, वो जो कह रहा है उसकी चिट्ठी पर गौर होना चाहिए। बाकी डॉक्टर तो झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। रुकिए हर्षवर्धन जी, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, विपक्ष ने फैसला सुना दिया कि भाई ये संस्थागत हत्या है, कस्टोडियल डेथ है, कस्टोडियल मर्डर है, जहर दिया गया है। एक चिट्ठी को तो मान लिया गया, जो मुख्तार अंसारी की चिट्ठी थी, उसके परिवार के एक अपराधी की चिट्ठी को मान लिया गया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। खाता ना भाई, जो मुख्तार दादा कह दे वो सही, लेकिन डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है, और उत्तर प्रदेश प्रशासन तो वैसे भी हत्यारा इनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। क्या कहेंगे आप, क्या इस देश में, उत्तर प्रदेश में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक मामलों से प्रदेश नहीं चल रहा? देखिए अशोक जी, मुझे आज सुबह से अलग अलग चैनलों पर इसी बहस में मैं हूं, और मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है और थोड़ा सा पीड़ा भी है एक भारत के नागरिक के तौर पर, लोकतंत्र में आस्था रखने के तौर पर, कि एक दोषी अपराधी अगर वो आरोपी भी होता और उसके लिए कोई खड़ा हो जाता, कोई मुस्लिम समाज का खड़ा हो जाता, कोई राजनीतिक दल खड़ा हो जाता, तो शायद उतनी पीड़ा की बात नहीं होती। एक दोषी अपराधी, उसके दिल का दौरा पड़ने से मर जाने के बाद ऐसी हाय तौबा मची हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस वक्त संदेश क्या देना चाहते हैं। क्या चुनाव के वक्त इन राजनीतिक दलों को लगता है कि मुख्तार अंसारी मुसलमानों का रहनुमा है, उनका प्रतिनिधि है? क्या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला लेने से उनको मुस्लिम वोटों का एक पोलराइजेशन होगा, एक तरफ वो जाकर पड़ जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार विशेष करके वहां पर उनको लगता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मुस्लिम वोट एकजुट हो गए और हम लोगों के मन में एक कोई कहते हैं ना कि थोड़ा सा साजिशी सिद्धांत डालने में कामयाब हो गए तो ठीक हो जाएगा? और सोचिए, आज तो अजय राय को भी आपको बुलाना चाहिए था, वो कह रहे हैं कि वो भी तो अंसारी के परिवार को बुलाना चाहिए। वो अंडरग्राउंड है, अजय राय जी फिलहाल अंडरग्राउंड है। अजय राय जी के भाई अवधेश राय की हत्या हुई और ये अजय राय खुद कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने की, मुख्तार अंसारी की गुर्गों ने मारा। ये बार बार वो कहते रहे, उसकी लड़ाई वो लड़ते रहे।
आज तो मुझे लग रहा था कि जैसे स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी और उनके पुत्र ये जैसे आज सबके सामने अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं, वैसे ही अजय राय भी वो सारी बातें करते। दुर्भाग्य देखिए कि आज हम लोग ये बहस कर रहे हैं, इसमें बहस जैसी कोई बात ही नहीं थी। आज तो सिर्फ ये चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या अब इस देश में कम से कम कोई नौजवान वो माफिया बनने का दुस्साहस नहीं करेगा, उसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। और जिस अपराधी के आगे जेल का पूरा जितना अधिकारी होते हैं, पुलिस प्रशासन, डीएम, दंगे के वक्त में वो नतमस्तक हो जाता था पूरा प्रशासन, मऊ दंगे के समय। उस अपराधी की अगर मृत्यु हो गई और वो भी अपने दिल का दौरा पड़ने से हुई, तो कम से कम कोई उस तरफ नहीं जाएगा। इस पर आप चर्चा होनी चाहिए। आज समाज में सुधार की चर्चा। सही जवाब उनकी बात, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए सही जवाब। सुनिए बोलिए 10 सेकंड। हाँ बोलिए 10 सेकंड। मैं आप कह रहा हूं चर्चा होने चाहिए, लेकिन आप ये भी दूसरी तरफ देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई वो सरकार के अंदर है। 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं। हत्या, लूटपाट, बलात्कार, तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। कहां बैठे हुए हैं? अभी आप ब्रजभूषण शरण सिंह को भूल गए। अजय मिश्र टेहरी ने खड़े होकर के ये कहा कि मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं सांसद और विधायक बनने से पहले क्या था। आप भूल गए उन सारे रिकॉर्डों को। ओके, हर्षवर्धन जी सेलेक्टिव नैरेटिव रखेंगे, वो कबूल नहीं होता है। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप न्याय करेंगे तो बराबरी के साथ करेंगे। ओके सेलेक्टिव नहीं करेंगे। ओके, हर्षवर्धन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं आ रहा हूं अभी सौरभ जी। तो न तो ब्रिजभूषण शरण ऐसा गिरोह चला रहा है, न तो अजय मिश्रा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या पत्रकारिता, वरिष्ठ पत्रकारिता। जो बात के साथ बहस नहीं हो सकती। सही जवाब उनकी बात सुन लीजिए। सही जवाब सुन लीजिए। हर्षवर्धन जी माफियाओं के समर्थन में, आप अपराधियों के समर्थन वाले पत्रकार हैं ना। आप अपराधियों के समर्थन, इस तरह से बात नहीं हो सकती। एक मिनट रुकिए हर्षवर्धन जी, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, लेकिन मैं आपको हैंडल कर सकता हूं। अगर आप कहें तो मैं हर्षवर्धन जी को चुप करा के 2 मिनट आपको मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे आपको हैंडल करना आता है, लेकिन हर्षवर्धन जी इस तरह की डिबेट नहीं करते। लेकिन मैं आप जैसे लोगों को रोज हैंडल करता हूं। अगर आप चाहते हैं मैं अपने तरीके से हैंडल करूं तो मैं हैंडल कर लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, एक सच सुनिए। अगर हिम्मत है तो एक सच सुनिए। हिम्मत है ना तो एक सच सुनिए। हिम्मत। अब इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, मेरे समय व्यर्थ कर रहे हैं। मेरे पास अभी 3 मेहमान ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान है, मुझे उनके पास जाना है। सैयद जवाद की आवाज नीचे कीजिए। मैं सिर्फ एक सच सुना रहा हूं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि चिल्ला चिल्ली हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा वो भी नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं चाहता। आराम से आप डिबेट करेंगे, आपकी बात आपने रखी और हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे थे। लेकिन मैं आपको एक जवाब दे देता हूं जो आपने हर्षवर्धन जी को देने से रोक दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इस देश में मुख्तार अंसारी का गैंग सबसे खतरनाक गैंग है। यह हर्षवर्धन त्रिपाठी ने नहीं कहा, यह किसी और ने नहीं कहा, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं कहा, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सबसे खतरनाक गैंग वो है मुख्तार अंसारी का गैंग। अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद प्रकाश जी और अशोक यादव और सौरभ दुबे जी के पास आऊंगा, छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक आज हम चर्चा कर रहे हैं माफिया मुख्तार की मौत। और माफिया मुख्तार की मौत के बाद जिस तरह से पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर छाती पीट रहा है, माफिया मुख्तार की मौत पर जो मातम मनाया जा रहा है और जिस तरह से इस मुख्तार से प्यार जताया जा रहा है, उसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश सिंह जी पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश सिंह जी, हाँ अच्छा, ओके, आपको उन्होंने रोका था इसलिए मैं आपको जरूर दूंगा मौका। चलिए बोलिए। ये दरअसल होता क्या है ना कि जब आप कोई सलीके की बात कहते हैं और उसमें ये कोशिश होती है कि बीच बीच में बोलें तो आप भी पूरी ऊर्जा लगा के लड़ें और बात सुनाई नहीं देती जी। ये तरीका यही होता है क्योंकि जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं। अब जैसे मैं उस बात को पूरी कर लेता हूं। चल ठीक है, कर लीजिए। अगर जो उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर गिरोहबद्ध अपराधी हैं, सूचीबद्ध अपराधी हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल रही, उनको प्रश्रय दे रही हो, जैसे गाजीपुर जेल से मुख्तार का साम्राज्य चलता था, जैसे अतीक का साम्राज्य चलता था, जैसे सीवान में शहाबुद्दीन का साम्राज्य चलता था, वैसे अगर किसी की स्थिति हो तो निश्चित तौर पर हम यही दो टूक में अशोक जी के शो में ही हम भी कहेंगे और अशोक जी भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कुछ दिन पहले तक ही टीवी डिबेट में ये लोग लिस्ट लेके आते थे और कहते थे कि देखिए धनंजय सिंह को ये सरकार बड़ा प्रश्रय दे रही। धनंजय सिंह तो जेल चला गया, अभी तो कोई उसकी बात ही नहीं करता है। अभी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है ना। अभी तक तो ये लोग कहते थे कि वो सरकार उसको प्रश्रय दे रही। मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा अपराधी वो अपने दिल का दौरा पड़ने से मरा है। आप लोग इसको किस खांचे में बांधना चाहते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, देश का नौजवान इसे देख रहा है। वो अच्छा है कि अपराधियों का हश्र बुरा हो रहा है तो वो उस रास्ते पर जाने से बचेगा और लोकतंत्र का मतलब भी यही है। ओके, प्रकाश सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के DGP थे जब माफिया के खिलाफ 90 के दशक में जब माफियाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई होती, क्योंकि मुझे भी याद है उस वक्त मदन भैया नाम का एक जो गैंगस्टर था उसने दिल्ली में आके अपने आप को सरेंडर कर दिया, जेल में बंद करवा दिया था। माफिया मुख्तार तब तक कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद जो है प्रकाश जी जानते हैं कि किस तरह से उसके बाद सरकारी प्रश्रय मिला, जो पॉलिटिकल जो है ताकत मिली, उसके बाद ये इतना बड़ा माफिया बन गया। प्रकाश जी आपका अब मैं अनुभव जानना चाहता हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के DGP रहे, इतने बड़े माफियाओं ने कैसे अपना साम्राज्य कायम कर लिया? देखिए, मैं जब डायरेक्टर जनरल पुलिस था उत्तर प्रदेश का 1991 से 1993 तक, तो उस कार्यकाल में माफिया के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार एक सघन अभियान चला था और उस अभियान के तहत करीब सभी डॉन्स के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। मुझे याद है जब पुलिस पार्टी इनको गिरफ्तार करने गई थी तो ये कहीं भाग गए थे और उसके बाद ये भगे रहे, मतलब भगोड़े हो गए और इनका एड्रेस किसी को नहीं मालूम था। हमारी इंटेलिजेंस को भी नहीं पता चला। तो जब इन गिरफ्तार नहीं हो पाए तो हम लोगों ने इनके घर की कुर्की करवा दी थी। अच्छा। और बड़ी सख्ती से कुर्की हुई थी। ये भूमिगत हो गए थे और इनकी हिम्मत नहीं थी कहीं ओवरग्राउंड आवे या कहीं पब्लिक में इनकी अपीयरेंस हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रकाश जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे? जी हाँ, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री। कोई राजनीतिक दबाव आप लोगों के ऊपर था? दबाव नहीं था और मुझे इस बात की क्लियर मैंडेट था कि आप अपराधियों के विरुद्ध आप जो कार्रवाई
उचित समझे वो अपना करिए। मुझे पूरी छूट थी इस बात की, और इस छूट के तहत मैंने एक सघन अभियान चलाया था, और इसकी बाद में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने भी इसको मान्यता दी। एक जजमेंट में उसका उल्लेख किया कि मेरे कार्यकाल में ऐसा अभियान चला था। और पटना कमेटी एक रिपोर्ट एक बैठी थी जो माफियाओं के बारे में उत्तर प्रदेश की, उसने भी हमारे कार्यकाल में जो अभियान चला था उसका खासतौर से जिक्र किया है। तो उस समय तो ये दबा दिया गया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनका उन्मूलन हो गया था, परंतु उसके बाद ये जब राज्य में राजनीतिक समीकरण बदला, राजनीतिक समाजवादी पार्टी पावर में आई, उसके बाद ये धीरे धीरे इनका साम्राज्य फलता फूलता रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है जिसे कहा जाता है नेक्सस, मतलब अपराधियों में और नेताओं में जो नेक्सस होता है, बल्कि आप कहिए अपराधियों में और उसमें अधिकारियों को भी जोड़ दीजिए, अपराधियों में, अधिकारियों में और नेताओं में जो नेक्सस होता है, उस नेक्सस के तहत मुख्तार अंसारी बराबर फलता फूलता रहा और इसने अपना आर्थिक साम्राज्य पूरे पूर्वांचल में फैला लिया। तो इसके खिलाफ मतलब योगी जी के टाइम में पहली बार एक बड़ी सिस्टमेटिक कार्रवाई हुई और योगी जी के आशीर्वाद से कार्रवाई हुई। और इनको पहले तो पंजाब से लाने का प्रयास करना पड़ा। मुझे याद है एक बार योगी जी ने किसी और विषय पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि प्रकाश सिंह मैं आपको क्या बताऊं कितनी दिक्कत हुई है मुझे उसको पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने में, कितनी मुझे माथापच्ची करनी पड़ी। पर खैर वो वहां से रोपड़ जेल से बांदा जेल लाए गए। अच्छा, जहां तक इनके स्वास्थ्य की बात है, मैं कुछ बातों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब ये पंजाब से आए थे उत्तर प्रदेश, तो आप सभी लोगों ने वीडियो फुटेज देखा होगा, ये व्हील चेयर पे थे। उनका स्वास्थ्य उस समय भी खराब था। और इनकी तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने एक अदालत में दरखास्त दी थी इनके ट्रांसफर के बारे में, ट्रांसफर के विरुद्ध, कि इनका ट्रांसफर न किया जाए उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इनका स्वास्थ्य तो तब से ही खराब चल रहा है जब ये पंजाब में थे। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ का माहौल तो और ऐसा था जिसमें इन पे मानसिक दबाव पड़ा होगा। और उसके बाद एक के बाद एक जब अच्छे ढंग से प्रोसिक्यूशन हुआ, 6 मुकदमों में जब इनको सजा हुई जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी था, तो जाहिर है कि इनके ऊपर बहुत ही मतलब एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ होगा और इनको ये लगा होगा कि हमारा भविष्य खत्म हो गया, सारी जिंदगी हम जेल में ही सड़ेंगे। और जो उनकी अंपायर थी, इकोनॉमिक अंपायर, जो कुछ उन्होंने बना रखी थी, वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रही थी। कहीं बुलडोजर चल रहा था, कहीं कुर्की हो रही थी, इनके गुर्गे गिरफ्तार हो रहे थे। तो जब एक समय जो अपने आप को क्राइम का बादशाह मानते थे उत्तर प्रदेश में, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनका कद एकदम छोटा होता चला गया, बौने हो गए, बल्कि सब कुछ खत्म हो गया। उस समय जाहिर है कि इनके ऊपर इनके शरीर और इनके मानसिकता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा होगा। और उससे अगर उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। और इसमें जहर मतलब इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है, कुछ इतनी गंदी राजनीति हो गई है, इतनी घटिया राजनीति हो गई है कि सरकारें अगर विधि और विधान के अंतर्गत भी कुछ कार्य करें तो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगर योगी जी चाहते तो, अगर स्लो पॉइजनिंग की ही बात थी तो काहे को 3 साल इंतजार करते, वो तो 21 में ही आ गया था उत्तर प्रदेश। 3 साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो कभी भी खत्म किए जा सकते थे। और खत्म करने के बड़े आसान तरीके हैं। गैंग वॉरफेयर जेलों के अंदर होता है, उसी गैंग वॉरफेयर आप करा दीजिए, आपके हाथ आपके दामन पे दाग भी नहीं लगेगा, मालूम होगा फलाना अपराधी ने इनको मार दिया। पर ये स्लो पॉइजनिंग की बात है। स्लो पॉइजनिंग कौन सा पदार्थ इनको खिलाया गया, उस पदार्थ के कोई अवशेष किसी के पास हैं, वो कब किस बोतल में क्या, उसमें क्या लेबल था, कहीं किसी के पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए अभी कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आएगी, विसरा जांच के लिए भी जो है बात होगी, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। उसका समय है तो कह देना है बस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ इस सबका दूसरी बात ये भी बहुत अच्छा समझने की जरूरत है कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं मरा है। जेल में होना जुडिशियल कस्टडी मानी जाती है। जुडिशियल कस्टडी में उसकी मौत हुई है, और जुडिशियल कस्टडी में जिसकी मौत होती है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है। तो जुडिशियल इंक्वायरी तो मतलब स्वाभाविक तौर से होनी ही है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। अब आप और क्या चाहते हैं? बिल्कुल। मतलब 9 डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट लिखी है मेडिकल बुलेटिन पे, और 9 डॉक्टरों को आप प्रभावित कर लेंगे, मतलब कोई मजाक है? मैं एग्जैक्टली वही पॉइंट उठा रहा हूं। डॉक्टर को आप प्रभावित करेंगे पूरे, मतलब सारे आप मेडिकल फ्रेटर्निटी को आपने जीत लिया है। और उसके बाद आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्रिजर्व किया जा। हाँ जी, मैं अशोक यादव जी के पास जाता हूं, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि 9 डॉक्टर थे और
जुडिशियल इंक्वायरी हो ही रही है, उसकी होगी ही, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके बाद इस तरह से नैरेटिव बना देना और एक झूठा नैरेटिव खड़ा कर देना, वो दिखाता है कि आपका विश्वास संविधान में है नहीं। अगर संविधान में विश्वास होता तो आप न्यायिक जो जांच रिपोर्ट उसका आने का इंतजार करते, उसमें कोई लूपहोल्स लेके आते, फिर आप आरोप लगाते, समझ में आता। लेकिन पहले ही अपनी तोपे खोल देना। अशोक यादव जी, अभी जो प्रकाश जी ने बताया, जो सब लोग जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी के शासन में जो है दंगे के बीच कर्फ्यू लगाओ, तब भी वो गैर कानूनी हथियार लेकर जीप पर, जो उसका वीडियो भी सब जगह वायरल है, जीप पे गैर कानूनी हथियार लेकर घूमता था, तलवारें लेकर के घूमता था, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। डीजीपी शैलेंद्र, डीजीपी ने माफ कीजिएगा, जो शैलेंद्र सिंह जो अधिकारी थे, उनको जो है उनके कपड़े फाड़ करके उनको पुलिस उठा के लेगी, क्योंकि उन्होंने उस पर हाथ डालने की हिम्मत कर दी थी। तो क्या आप लोगों ने उसको खड़ा किया था, इसलिए तकलीफ है आप लोगों को? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 क्यों है? क्यों है? ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश को? गुजरात और यूपी, तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की कमी है। देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो भी अपराधी हो, उनको अगर सजा हुई है तो कोई अपोजिशन का व्यक्ति उस पर उंगली नहीं उठाया है। लेकिन जब इस तरह की वारदातें अंजाम दी जाती हैं तब सवाल उठते हैं, चाहे वो अतीक का प्रकरण हो, चाहे मुख्तार का प्रकरण। आप या तो सरकार, देखिए सरकार और माफिया गैंग में अंतर होता है। सरकार एक जुडिशरी, एक उसका सिस्टम होता है, और वो आईपीसी सीआरपीसी के तहत हर अपराध की एक सजा मुकर्रर है, वो सजा होती है। लेकिन माफिया गैंग का कोई कानून नहीं होता, वो जब अपने अपोजिशन को पाता है ठोक देता है। लेकिन अगर ये भेद मिट जाए, सरकार और माफिया गैंग के बीच का भेद अगर मिट गया होगी, तो अनार्की, मतलब पूरे सिस्टम जो है बिल्कुल अनार्की हो जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अशोक जी, एक सवाल है आपसे, सवाल यही है, ये आप लोगों ने सवाल उठा रहा है। ये आप लोगों ने निष्कर्ष किस आधार पे निकाल लिया कि ये कस्टोडियल डेथ है? किस आधार पे आप लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया? इस पे मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर, हाँ, जो अभी उन्होंने कहा जुडिशियल कस्टडी है। नहीं, देखिए, दो तरह की कस्टोडियल डेथ, दो तरह की कस्टडी होती है। एक तो पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है। आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की किसी साल की रिपोर्ट निकाल लीजिए, वो कस्टोडियल डेथ की संख्या देते हैं और फिर उसके बाद उसका ब्रेकअप देते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में कितना और पुलिस कस्टडी में कितना। मुझे जहां तक स्मरण है, आप किसी साल की रिपोर्ट निकाल लीजिए, अगर 10 डेथ हुई हैं तो 2 पुलिस कस्टडी के होंगे और 8 जुडिशियल कस्टडी के होंगे। और जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस और या प्रशासन किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। बोलिए अशोक यादव जी, अभी साफ कर दिया। जी, और आप लोग, और मेरा सवाल ये भी, आप लोग किस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये जो है जहर ही दिया गया, ये डेथ ही है, ये या मर्डर ही है? क्योंकि आप लोगों के तमाम नेता ही कह रहे हैं जी मर्डर है। आप लोग न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो न्यायिक जांच हो रही है। अशोक जी, देखिए, अपोजिशन का कोई नेता ये नहीं बोला है कि जहर दिया गया, ये बात बोला है मुख्तार अंसारी जी के खत ने। सर, अपोजिशन के कई नेताओं के ट्वीट हैं सर, इमरान मसूद का ट्वीट है। वो जो ट्वीट है मुख्तार अंसारी के पत्र के ऊपर ट्वीट है कि वो पत्र में उन्होंने अपनी डेथ से 2-4 दिन पहले उन्होंने अपने पत्र में लिखा। अशोक जी, मेरी आपत्ति इसी बात पे भी है कि एक जेल में बंद हत्यारा जो है लिख देता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, वो आप मान लेते हैं, लेकिन 9 डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको नहीं मान रहे। यहां पे फॉर्मर डीजीपी जो बैठे हैं उनकी बात आप नहीं मान रहे, जो तमाम न्यायिक जांच हो रही है उसकी बात नहीं मान रहे। सौरभ जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, दबंगई, हत्या, लूट, अपहरण और जवानी के सुरूर में और दबंगई के गुरूर में माफिया बनने की शोहरत जो है वो इसको कुख्यात अपराधी बनाती है, मुख्तार अंसारी को। और वो मुख्तार अंसारी जिससे जो है 90 के दशक में लोग इतना डरते थे कि घरों से बाहर गाजीपुर और मऊ में निकलते ही नहीं थे, जिस प्रकार से कर्फ्यू लगा था, और यह माफिया लहराते हुए मशीन गन लेकर के अकेले खुली जीप में घूमता था, जिस प्रकार से एक विधायक का काफिला आ रहा है, 7 लोगों को गोलियों से इसने भून दिया। इतनी नृशंस हत्या की, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की, 65 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज थे। और जिस प्रकार से अभी चैनल पर अगर कुछ लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूं जौनपुर का आप उदाहरण लीजिए, मुन्ना बजरंगी का क्या हश्र हुआ। जौनपुर में धनंजय सिंह आज जेल के पीछे हैं, डॉक्टर उदय भानु सिंह जो भदोई के वो थे उनको उम्र कैद हुई, उसके बाद विजय मिश्रा जो है भदोई के वो भी हैं, उनको भी जेल हुई। अतीक अहमद का आपने हाल देखा।
तो ये मत कहिए विकास दुबे का जी का आश्रय भी सबने देखा, ये मत कहिए कि किसी चुनिंदा व्यक्ति के ऊपर जो है वो सरकार कार्रवाई कर रही है। ये जितने पूर्वांचल के बड़े माफिया थे सब पर लगाम लगाने का कार्य जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। अभी जिस प्रकार से मेरे भाई सैयद जवाद जो है अभी एक दूसरे चैनल पे मेरे साथ थे, बड़ा फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि मेरे भाई आप क्यों रो रहे हो, आपके परिवार में ऐसी कोई बात थोड़ी ना हो गई, इतना मातम थोड़ी ना छा गया जो आप इतना फूट फूट करके रो रहे हो, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो। अरे भाई उनकी भावनाएं होंगी, उसको हम चलिए सम्मान। नहीं, इस तरह की भावनाएं हैं तो फिर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? अगर हमको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो इस प्रकार के माफियाओं को, जिनको राजनीतिक संरक्षण पहले मिलता था, आज उनको हम लोग चैनल पर जो है ना ये समर्थन करना बंद कर दें। और जिस दिन हम बंद कर देंगे उसी दिन से हम रोजगार पर आ जाएंगे, उसी दिन से शिक्षा पर आ जाएंगे, उसी दिन से कानून व्यवस्था पर आ जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ सरकार यही कर रही है, लगाम लगा रही है सब चीजों पे। सैयद जवाद जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, सौरभ को शायद ये पता होना चाहिए कि डिबेट में पर्सनल अटैक नहीं करेगा। मैंने बोला करिए, ठीक है, और ये आपका काम है, आप हर जगह मैंने बोल दिया उनको आप। हाँ। दूसरी चीज, सौरभ ने इस चीज को मान लिया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यही होता है, ये माना अभी उन्होंने। हाँ, कानून व्यवस्था कायम होती है। जवाब नहीं करा आपने, माफियागिरी खत्म, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे कानून के माध्यम से। आपने ये कहा ही नहीं कि कानून व्यवस्था का, कानून के माध्यम से माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अभी भी कह रहा हूं, और योगी आदित्यनाथ जी ने डंके की चोट पर सदन में कहा था, इसमें क्या छुपी बात है भाई? माफिया को मिट्टी में मिलाने से आपको इतना प्रेम क्यों है? ये माफिया शब्द से, माफियागिरी से इतना प्रेम क्यों है आपको? आप किसको संरक्षण देना चाहते हैं, किसका समर्थन करना चाहते हैं? चलिए, मुझे एक ब्रेक और लेना, रुकिए मुझे एक ब्रेक और लेना। एक अशोक भाई, हाँ, 10 सेकंड, चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, उनका परिवार एक पॉलिटिकल परिवार है, वो जेल में रहते हुए विधायक बने और अभी 2019 में उनके भाई प्रचंड बहुमत से वहां पर जीत करके आते हैं, उनके बेटे, उनके भतीजे जीत करके आते हैं। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में उनको नहीं हरा पा रहे हैं तो इस तरीके के षड्यंत्र होने की आशंका है। और उन्होंने खुद कहा है कि मुझको एक फोन कॉल के अंदर के हो सकता है मुझको जहर दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ वही हुआ जो वो करता था, क्योंकि वो कृष्णानंद राय को चुनाव में नहीं हरवा पाया, इसलिए जो है 67 गोलियां ठोक दी, और आज जो है क्योंकि उनको नहीं हरा। आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी करता था वही कर रही है? नहीं मुख्तार, नहीं, आपका प्रेम समझ में आता है, आपका मुख्तार अंसारी को लेकर प्रेम समझ में आता है मुझे। और इसलिए सौरभ दुबे जो कह रहे थे वो आप लोग इसलिए रो रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। मुझे ब्रेक लेना है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चलिए, तो मुख्तार अंसारी पर चर्चा कर रहे हैं। उसका साम्राज्य कायम हो गया था, हजारों करोड़ का उसका साम्राज्य। वो धीरे धीरे जब वो साम्राज्य हाथ से छूट रहा है, जब आतंक का साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो उसको दिल का दौरा पड़ा या उसके जो है उसकी तबीयत खराब हुई, ये बड़ा स्वाभाविक है। तो सवाल यह है कि अब आप लोग ही तो इस साम्राज्य को खड़े करने के जिम्मेदार थे, अब ढह गया तो ढह गया।
अशोक जी देखिए, अगर साम्राज्य की बात किया जाए तो हर्षवर्धन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कुछ नाम उन्होंने या छोड़ दिए या भूल गए, जैसे ब्रिजेश सिंह बनारस वाले, या त्रिभुवन सिंह, या अभय सिंह, चुलबुल सिंह, और जो सुल्तानपुर में जो डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्यारा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, जो ड्रिल करके तालिबानी तरीके से उस डॉक्टर की हत्या किया, ये लोग कौन है? ये लोग संत महात्मा हैं अशोक जी। इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों की संपत्तियों का क्या है? विनीत सिंह जैसा माफिया अगर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के चाय पिएगा अशोक जी, तो क्या मैसेज? देखिए, दो चीजें आपने जो कहा ना, जब समाजवादी पार्टी अगर पब्लिकली आए, आंदोलन करे कि जो जो आपने नाम लिए हैं उन माफियाओं पर कार्रवाई हो, तब तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग आतंक और माफिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक माफिया की मौत पर छाती कूटने लगते हैं ना, तो लगता है आपका मकसद ये नहीं है कि माफिया राज के खिलाफ आवाज उठाना, आपका मकसद यह है कि जिसको हमने पाला पोसा उसको आपने कैसे हाथ डाल दिया, जिसको हम पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये तो हमारा बच्चा था भाई, हमारे राज में ये माफिया बना, हमने माफिया बनाया, तो उस पर आपने काहे हाथ डाल दिया, ये आपका दर्द लगता है। हर्षवर्धन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि ब्रिजेश सिंह अपराधी है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें एक रत्ती का संकोच नहीं। ब्रिजेश और मुख्तार यही एक दूसरे के सामने। दूसरा ये कि अशोक जी लिस्ट अपडेट करके आ जाइए। मुझे जो जानकारी है, चुलबुल सिंह तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, कम से कम राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर पुरानी सूची लेकर आना, और आप तो चूंकि जिम्मेदारी से बात करते हैं। चुलबुल सिंह मुझे जानकारी की दुनिया में नहीं, अगर है दुनिया में तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सही बात। तो प्रकाश सिंह जी, कुल मिलाकर क्या? ब्रजेश सिंह भी जेल थे 2022 तक, ब्रजेश सिंह भी जेल में थे। 2022 में ब्रजेश सिंह जेल में आए, बिल्कुल पुरानी लिस्ट है इनके पास, बिल्कुल जो है तथ्यों के साथ। मुझे लगता है जो यूपी चुनाव के समय लिस्ट चली थी, वही लिस्ट अभी भी वायरल हो रही है। प्रकाश जी, कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि माफियाओं पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती हैं, कि जब जिस पार्टी की सरकार होती है किसी माफिया को बढ़ा देती है, किसी माफिया को छोड़ देती है? क्या ये इस पूरे विवाद की जड़ है? ये जो आज जो बहस हो रही है, क्या ये पूरा विवाद इसलिए हुआ कि सिलेक्टेड कार्रवाई हो रही है? ये बात गलत नहीं है, परंतु ये भी बात सही है कि योगी जी ने बहुत से ऐसे लोगों पर हाथ डाला है जिनको शायद भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था। ये भी बात अपनी जगह सही है। योगी जी काफी निष्पक्षता से उन्होंने काम किया है। पर सबसे बड़ा जो बिंदु है जो शायद इस डिस्कशन में नहीं आया, वो है क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स का जो नेक्सस है। इस नेक्सस से ही ये माफिया फलता फूटता है और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बनता है। इस नेक्सस को हम जब तक नहीं तोड़ेंगे, और इसको तोड़ना होगा हमें, मतलब एमएलए और एमपीज का जो अपराधीकरण हो गया है, जो अपराधी एमएलए एमपी जो मतलब ऐसी पृष्ठभूमि के ऐसे लोग जो पार्लियामेंट और असेंबली में घुस गए हैं, जब तक इनको हम असेंबली से और पार्लियामेंट से नहीं साफ करेंगे, तब तक ये समस्या प्रकाश जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और ये एक्चुअली ये पूरा जो मामला जो है ना, वो यही है कि पहले पॉलिटिकल पार्टियां, उनके नेक्सस जब अपराधियों के साथ होते हैं तो एक मुख्तार, एक अतीक खड़ा हो जाता है, और जब ये मुख्तार अतीक जो है जब उनकी मौत होती है, तो फिर जिन्होंने अपने नेक्सस में इसको माफिया बनाया, वो छाती कूटते हैं और कहते हैं कि देखिए जो ये नाइंसाफी हो। यही पूरे मामले की जड़ है। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे है, मुझे अभी याद दिलाएगा आज शुक्रवार है, तो इसलिए जल्दी से ये बता देता हूं हमारा आज का सवाल क्या है। आज जो हमारा दो टूक में सवाल है, वो आप लोग इस सवाल का जवाब देकर आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। हमारा आज का सवाल है, ईसीआई का ऐसा कौन सा ऐप है जो चुनाव अवधि के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन और अनुमति प्रक्रिया में मदद करता है? आप इस सवाल का जवाब अपने डीडी के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर इसका जवाब दें और आप आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। जल्दी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुरंत आपको एक खबर से अपडेट कर दूं कि ये जो माफिया मुख्तार अंसारी है, इसका बेटा यूपी चुनाव में जब ऐसा लग रहा था समाजवादी पार्टी आ जाएगी, तो इसने ओपनली अधिकारियों को थ्रेट करना शुरू कर दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद हम देख लेंगे इन अधिकारियों को। और अभी जो जानकारी मिली है, कुछ इसी तरह का थ्रेट जो है, इसी तरह की बात राहुल गांधी ने भी कही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा जल्दी से उसको स्क्रीन पर दिखाइए। राहुल गांधी ने दरअसल इनकम टैक्स की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने जो नोटिस हुआ उस पर कहा, सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर होगा एक्शन। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। उन्होंने कहा ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। राहुल गांधी का यह ट्वीट है, यह सब करने की मेरी
मेरी गारंटी है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स की कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ हो रही है उसमें उन्होंने कहा है कि यह सब लोकतंत्र का चीरहरण है और जो लोग कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, हमारी सरकार आएगी तो राहुल गांधी की गारंटी है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हर्षवर्धन जी, जल्दी से इस राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आपका जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं तो बस यही कहूंगा कि अच्छा होगा कि इन सब से बेहतर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हर कोई राहुल गांधी को खोज रहा है। जी। अगर ये पोस्ट करके इस तरह की चीजें आ रही तो अच्छा होता कि बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, और आज फिर एक सूची आ गई कांग्रेस की, और अमेठी और रायबरेली आज फिर नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा चुनावी तैयारी करते, जनता का भरोसा जीतते। धमकी देने से लोकतंत्र में कुछ हासिल नहीं होता। धमकी देने से लोकतंत्र में हासिल कुछ नहीं होता। और इसी तरह का जो है इसी तरह की बात जो है मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी करी थी। बड़ा उनको गुमा था कि हमारी सरकार आएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह का गुमान लोकतंत्र में नहीं रखना चाहिए। आज के लिए लेकिन इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इतना ही कह रहा हूं, किसी माफिया की मौत पर इस तरह से छाती पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक जांच हो रही है, और इस तरह से एक माफिया की मौत पर जो है छाती पीटकर आप 9 डॉक्टरों की रिपोर्ट और आप जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उस पर आप सवाल उठाएं और इस तरह का फेक नैरेटिव क्रिएट करें, तो इससे यही लगता है कि आपको तकलीफ इसी बात की है कि वो माफिया तो आपने खड़ा किया था, वो माफिया तो आपका जेबी माफिया था, वो ध्वस्त हो गया। यही तकलीफ आपकी नजर आती है। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। Whoa! So welcome to the folk music special.